नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी आप देखेंगे क्वेश्चन तो उसकी आप चकमगा भी सकते हैं। जी हाँ, उसमें काफ़ी जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अपने आप को कितना मॉडरेट कर लिया है, कितना वो अपने आप को बढ़ा चुका है। जी हाँ, अगर आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, वीडियो, इन सारी परीक्षाओं को अगर आप देने वाले हैं, वीडियो, एसआई, तो आप उसके लिए इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपको आप अपने ज्ञान का एनालिसिस करेंगे कि हम किस लेवल पे हैं और क्या पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो देर ना करते हो, आज का सेगमेंट हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ, आज शुरू करते हैं आज का हम ये सेगमेंट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। जी हाँ, डगलस एंगलबर्ट ने किया था। दूसरा है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए यह शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल वी का उपयोग किया जाता है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं। जी हाँ, तो और अगला क्वेश्चन है, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं। तो जब विंडो का हम ओपन करते हैं, जो स्क्रीन एरिया हमको दिखाई दे रहा है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। जी हाँ, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष जो कि कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है, यानी कि जो कंकाली टीला के पास जो जैन स्तूप के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ पे है, यानी कंकाली टीला कहाँ पे है, तो कंकाली टीला मथुरा के पास है। ये देखिए आप कितना क्वेश्चन का क्या लेवल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश में इस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो वो कुछ इसका आंसर है ऊपरी गंगा नहर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अभी 6 स्थानों को रामसर स्थल में स्थापित किया गया। आपको हम बता दें रामसर के विषय में थोड़ी सी जानकारी, कि ये 1971 में स्थापित ऐसा एक संगठन है जो कि वेटलैंड एरिया को चिन्हित करता है और उनको विशेष संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है विश्व स्तर पर। अगला प्रश्न है, बैरट एंड इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के इस जिले में पाए जाते हैं, यानी कि बैराडाइट और इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। जी हाँ, सोनभद्र में पाए जाते हैं ये दोनों। अगला है, बाघों के संरक्षण से संबंधित यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाघों के संरक्षण से संबंधित जो ऑप्शन अमनगढ़। जी हाँ, अब भारत के अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 3 बाघों के रिजर्व सेंटर बनाए गए, उनमें से अमनगढ़ भी एक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। सभी लोग जानते हैं। अब ये देखते होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल पूछा, क्योंकि हर परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रख ही दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल सरल होते हैं, बट उनको देख के आप ये नहीं कह सकते कि अब पेपर बिल्कुल यानी सरल था। जी हाँ, क्योंकि आप बाकी के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी। तो वो सही उत्तर होगा सारनाथ। अगला है, किस यानी कि इस मुगल सम्राट या इस मुगल सम्राट यानी कि द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। तो आगरा का किला का निर्माण अकबर ने बनवाया था, सभी लोग जानते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे बड़ा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका प्रयागराज है, जिसका नाम इलाहाबाद है। आपको हम बताते चलें कि प्रयागराज का प्राचीन नाम जो था सबसे पहले प्रयागराज था, तो अकबर ने इसका नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया था अपने धर्म दीन इलाही के आधार पर, और यानी कि पहले प्रयागराज था, फिर अकबर ने इलाहाबाद किया, और पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी की बैठक होती है उसी में इसका नाम पुनः, यानी इसका प्राचीन नाम वापस दे दिया गया, यानी इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जी हाँ, प्राचीन पुरुष द्वारा चालित चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के इस जिले में यानी कि मिर्ज़ापुर में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। यानी प्राचीन पुरुषों द्वारा जो चौक के बनाए गए चित्र या गहरे लाल रंग के चित्र होते थे वो मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे। तो कानपुर के जो नेता थे वो थे नाना साहब। जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं। अगला है,
यह राष्ट्रीय नेता यानी कि कोई राष्ट्रीय नेता जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी हाँ, ये दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी की जो पुस्तक है ये लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है। जी हाँ। अगला है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो अभिनव भारत का वी.डी. सावरकर जी ने इसका संचालन किया था। अगला है वर्ष 1950। जी हाँ, वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जी ने ये विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है इस क्रांतिकारी यानी कोई क्रांतिकारी है, पूछा जा रहा है कि इस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। तो ये जो रचना थी वो थी भगवती चरण वोहरा जी की। जी हाँ। अगला पूछ रहा है कि इस ब्रिटिश मिशन यानी कोई ब्रिटिश मिशन आया था जिसके वो उसमें मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया, यानी कि किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य घोषित कर दिया गया था? तो वो था कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन। आपको बताते चले कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को जो मांग थी कि इंडिया के दो पार्ट कीजिए, एक पाकिस्तान एक इंडिया, और तो उसको कैबिनेट मिशन ने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 30 जून, जी हाँ, 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा सॉरी ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी यह घोषणा की थी। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। जी हाँ, क्लेमेंट एटली जी के द्वारा घोषणा की गई थी 30 जून 1948 को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी से, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल आप जानते होंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। जी हाँ, यानी कि यहाँ से 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तीनों क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थिर नहीं है। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि शिवकिला दर्रा नहीं है, शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख दूसरी नदी कौन सी है? तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीप का मतलब जो दक्षिण के हिस्सा यानी दक्षिण की ओर बहने वाली, दक्षिण में पश्चिम की ओर। आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता दें कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी निम्न में नदी डेल्टा नहीं बनाती है फिर डेल्टा बनाती है। तो आपको बता चले अरब सागर यानी पश्चिम की ओर जो नदियाँ गिरती हैं वो आपको हम बता दें कि वो डेल्टा नहीं बनाती है। जी हाँ, जो पश्चिम की ओर नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। और जो पूर्व की ओर जाती हैं यानी कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश ये साइड में पश्चिम बंगाल की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ये तो ये डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार एवं जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं पाए जाते हैं, यानी चेचू कबीले के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो चेचू कबीला आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है मयूर गुड़। जी हाँ, मयूर गुड़ को हाल ही में भौतिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है? तो मयूर गुड़ आपको देखेंगे कि केरल राज्य का है, आपके दक्षिणी राज्य केरल का है। भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि कोझिकोड जो कि केरल के ही एक जिला है यानी केरल के कोझिकोड में हाल ही में 45वीं वर्षगांठ पर एक महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो आप सभी जानते हैं कि तांबा के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, राजस्थान में तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यह भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है। तो आपको बताते चले कि अंटार्कटिका का जो एरिया आता है इसमें किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं है, किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। हाँ, इसमें रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए सभी देशों को स्वतंत्रताएं हैं पर्यावरण के अनुकूल। आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, बट किसी का अधिकार नहीं है। भारत के भी यहाँ पे 3 स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मैत्री। ठीक। अगला है हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा अगर दूसरे द्वीप की बात करें तो वो है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको पारित कर दिया गया था, जिस दिन ये घोषणा की कि इस सम्मत हम यथाशीघ्र इसको स्वीकार करते ऐसे करके जो घोषणा है उसकी ये 26 नवंबर 1949 को हुई थी। अगला है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद
राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जब 6 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष में 1/3 निकल जाते हैं, यानी कि 3 अगर हैं उनको 6 साल का कार्यकाल है तो प्रत्येक 1/3 में यानी कि 2 वर्ष में एक सदस्य निकल जाएगा, यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निकाले जाते हैं। ठीक, तो उत्तर ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, यह एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या इस समय पे सात सात हाँ 7 हैं। लास्ट में जो NPP नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस जो सॉरी अरे मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट देखो मैं बताता हूँ। PPP पीपुल्स PPP हाँ हाँ यही पीपुल है। जी हाँ, भारत की यानी नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया वो है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष के संगमा जी हैं जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री जी हैं। पूर्वोत्तर और एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि जो पूर्वोत्तर की पार्टियों में आप इसकी गिनती कर सकते हैं। पूर्वोत्तर की पार्टियों में ये पहली पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया या चुना गया है, तो वो थे 14वें। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के यहाँ पर यह कथन से अच्छा है, यानी कि सही गलत वाला क्वेश्चन था। तो भारत जो सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति अगर बात करें तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बजट का था, यानी करंट बेसिस पर, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने भारत में इस गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करें। जी हाँ, वो था आदर्श गांव, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। ठीक, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 को इंटेलिजेंस सूचना हेतु इसरो द्वारा सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। तो एमिसेट, जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको ये UPSSC में पूछा गया और इसके पहले मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, किसी एग्जाम में और भी पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंस है एमिसेट। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी शक्ति बना। तो दुनिया की भारत चौथी शक्ति बना। एक अमेरिका के पास ये शक्ति है, एक चाइना के पास शक्ति है, एक यूरोपीय यूनियन के पास, और यानी कि चौथा कंट्री कौन सी बनी है, वो है भारत। अगला है, सऊदी अरब के राजकुमार का नाम बताया जिन्होंने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया। तो फरवरी 2019 की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का दौरा किया। इस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की। तो ये भी करंट बेसिस का क्वेश्चन था, अजरबैजान था। ये क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की ये 4 राज्य चाय के सर्वाधिक उत्पादक हैं, जहां चाय का कुल उत्पाद भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्सा कहाँ पे होता है, वो राज्य है असम, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, असम और पश्चिम बंगाल में चाय का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के इस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कॉफ़ी के लिए कर्नाटक है, हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस मौसम में के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। तो जो रबी की फसल होती है वो सर्दी में होती है। जी हाँ, रबी की फसल की जो बुआई होती है वो सर्दी में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, कि इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। जी हाँ, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पक्का आएगा, मैं तुमको 100% बताता हूँ कि 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी से संबंधित प्रमुख खतरा माना जाता है। तो मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या नहीं हो सकता।
तो अगर हम मिट्टी के संरक्षण की बात करें तो हमको पेड़ लगाने चाहिए, ठीक। तो ये सारी काम करनी चाहिए और ड्रिप पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो नहीं हो सकता था, जो ऑप्शन में 3 ऑप्शन और रहेंगे वो हो सकते थे। यहाँ पे बारिश के पानी में बह जाना, जी हाँ, बारिश का पानी बहना नहीं चाहिए, उसको हमको एकत्रित करना चाहिए, जिससे जल संचय करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो 1941 में इसने प्रवेश किया था। नागासाकी और हिरोशिमा में इसने बम भी गिराया था। उन बम्बों का नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था जो कि किस वर्ष भारत में आया, ये पूछा गया है। यानी कि किस वर्ष भारत में आया था, और भारत आया तो समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। जब समुद्री मार्ग के द्वारा पहली बार वो आया तो उसी को बात साबित कर दिया गया कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कब आया था? 1498 आया था। कहाँ आया था? कालीकट के तट पर आया था। वहाँ पे इनको एक राजा मिले थे, राजा सुमेरिन। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब आपको आते होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया गया था। विशेष ओलंपिक 2019 वाले जो हुए थे वो अबू धाबी में हुए थे। अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक होने थे, जी हाँ, वो रद्द कर दिए गए। रद्द का मतलब होगा पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया, बल्कि आंशिक रूप से अगले वर्ष के लिए प्रमोट कर दिए गए, यानी एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और अब ये ओलंपिक 2021 में होंगे, बट वो होंगे 2021 नहीं, वो बल्कि 2020 के नाम से ही होंगे, लेकिन होगा 2021 में, लेकिन उनका नाम दिया जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है। तो अगर आपकी बात करें परमाणु घड़ी की, तो परमाणु घड़ी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इसरो की अगर हम स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 को ये स्थापित हुआ था, ठीक। अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ 1958 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम नहीं है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ आकाशगंगाओं की खोज की गई थी। तो यानी कि जो ऑप्शन में रहा होगा 3 रहे होंगे, एक नहीं रहेगा, तो उसमें जो सरस्वती था। अगला है, संघनन जल चक्र की प्रक्रिया में से एक है। यानी कि संघनन जल की जो क्रिया होती है उसके बारे में कोई कथन दिए गए थे आपको 4, उनमें से सत्य ढूंढना था। तो जो सत्य ऑप्शन है वो है कि वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदल जाता है। जी हाँ, जब संघनन होता है तो जो वाष्प होता है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये संघनन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का एक हिस्सा होता है। तो जी हाँ, जब जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो पत्तियाँ, जी हाँ, आप देखते हैं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि अगर पत्तियां होंगी तो उनमें वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र होगी, जिससे उनको जल की अधिक आवश्यकता होगी और रेगिस्तान में जल मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वहाँ पे उनका जीवन नष्ट हो सकता है। इसीलिए आप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेगिस्तान में के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती है। क्यों बदल जाती हैं? उसका यही कारण हो कि जल की कमी होती है। अगर पत्तियाँ होंगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। अगला है, इसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है। जी हाँ, सोडियम की कमी की अगर बात करें तो दस्त, जी हाँ, अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, दस्त की समस्या हो सकती है, तो इसलिए सोडियम और जल का उपयोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी। तो एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज जो की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्वीफर, जी हाँ, एक्वीफर जिसे हिंदी में कहते हैं जलभृत। आप ये ध्यान कीजिएगा, जो विज्ञान के शब्द होते हैं वो इंग्लिश के तो थोड़ा सरल आपको लगेंगे, लेकिन जो हिंदी में अगर शुद्ध शब्द दिया गया तो विज्ञान का शुद्ध हिंदी में शब्द काफ़ी जटिल लगता है, क्योंकि वो प्रायोगिक भाषा में हम लोग उपयोग में नहीं लाते। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्वीफर यानी जलभृत है, तो वो है भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त जो क्षेत्र होता है उसे हम एक्वीफर जलभूत कहते हैं, ठीक। अगला है, ऊर्जा की इकाई क्या है। तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ये हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अगला है,
विद्युत वाहक बल को नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल को जो नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है वो है पोटेशियोमीटर। जी हाँ, पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस वैज्ञानिक ने अपेक्षिक सिद्धांत यानी कि रिलेटिव थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो रिलेटिव थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट ने दिया था। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन के आपको विषय में एक बार और बता दें, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन इन्होंने काम किया था अमेरिका के लिए, इसलिए इनको कहा जाता है कि जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1921 में इनको नोबेल भी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे यह वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर काम करता है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण भी ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के संबंध में यह कथन निश्चित है, यानी ठीक, यानी कि सत्य है। तो यानी कि वहाँ पे 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका आकार होता है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही जानकारी दी गई यहाँ पे कि गैसें जो होती हैं वो जिस पात्र में ढाली जाती हैं, यानी जिस पात्र में आपको परिवर्तित करेंगे, डेली लेंगे, उसी में वो उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। तो यानी ना तो गैसों का आयतन निश्चित होता, ना ही आकार निश्चित होता है। उनको आप जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का आयतन ग्रहण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक। जी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर बात की जा रही है तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट का बना होता है। जी हाँ, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सभी लोग जानते हैं। अगला पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। तो पोषक तत्वों की जो प्रमुख श्रेणियां हैं जिनकी हमें हमारे शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है, उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। जी हाँ, और उनके साथ साथ एक होता है पानी। पानी की भी, क्योंकि पानी मूलभूत आवश्यकता है, पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जल बचाइए, जल बचाइए, क्योंकि जल है तो कल है। यह बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है। तो अगर हम प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अगला है आलू, इसका एक प्रमुख स्रोत है। तो आलू में मुख्य रूप से आप जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए शुगर हो जाता है। तो कहते हैं आलू ना खाओ, क्योंकि वहाँ पे शुगर पाया जाता है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट क्योंकि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर अगला क्वेश्चन पूछा है ट्रांस वसा के कारण वृद्धि होती है। तो ट्रांस वसा के कारण जो वृद्धि होती है वो होती है खराब कोलेस्ट्रॉल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विटामिनों में से इसे धूप का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन डी को सूर्य में प्रकाशित होने या फिर सूर्य विटामिन भी कहते हैं। आपको एक बात और बता दें कि विटामिन डी और विटामिन जो डी होता है, ये सूर्य के प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है तो हमारी त्वचा के नीचे एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी लास्ट में बता दूंगा मैं। उस वही जो परिवर्तित हो जाता है तब विटामिन डी, बल्कि विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं होता, जो हमारी त्वचा के नीचे एक पदार्थ होता है वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गायों और भैंसों के एंथ्रेक्स फैलाने के लिए यह प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। तो गाय और भैंसों में जो एंथ्रेक्स नाम फैलता है वो होता है जीवाणुजन्य। जी हाँ, बैक्टीरिया से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले, जी हाँ, मस्तिष्क जो आपका होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको घेरने वाले पतले ऊतक में जब सूजन आ जाती है तो मस्तिष्क वाष्पवरण कहते हैं। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मस्तिष्क का आवरण शोध की बात की जाए तो ये बहुत कम लोग जानते होंगे, इसीलिए कहते हैं विज्ञान के हिंदी शब्द भी अनुसरण करते रहें, नहीं तो आप पेपर में फंस सकते हैं। यह बायोडिग्रेबल, जी हाँ, जैव निम्नीकरणी, यानी बायोडिग्रेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणी। तो सामग्री नहीं, यानी कि बायोडिग्रेबल कौन सी सामग्री नहीं है? तो बायोडिग्रेबल अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम फाइलें जो होती हैं ये बिल्कुल भी जैव निम्नीकरणी सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। लाफिंग गैस इसका एक यौगिक है। तो लाफिंग गैस आप सभी लोग जानते हो नाइट्रोजन की होती है। ठीक। अगला है कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों को रूप में लेते हैं।
बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को इस नाम से जाना जाता है। तो जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं उनको हम जरायुज कहते हैं। जी हाँ, जो जरायुज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं उनको हम जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंडज। अंडज का मतलब होता है अंडे से जन्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण इस राज्य के अस्पताल में किया गया था। तो यानी कि जो आपके शरीर के जो बाहें होती हैं, ऊपर शरीर की जो ऊपरी दोनों बाहें होती हैं, इनका सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है, वो किया गया था केरल के एक हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन पूछा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी आपको हरी फूल गोभी में मिलेगी। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी के लिए हम लोग केवल यही पढ़ते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, खट्टे सामानों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरी फूल गोभी में भी विटामिन सी पाया जाता है। और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2019 का ही है कि मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो शायद ही कोई छात्र कर पाया होगा। तो विटामिन आपको हम बता दें कि मिर्च में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। तो आपको बता दें जो पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयतन की इसाई क्या है। तो आयतन की जो इसाई यूनिट होती है, आयतन की इसाई यूनिट घन मीटर होती है। भाई आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सीधी सी बात घन ही होगा। अगला है त्वरित चांदी इसका एक उत्पाद होता है। तो त्वरित चांदी की बात करें तो पारा होता है। पारे के विषय में एक और बात आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रवित अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से आपने ऊपर पढ़ा है कि ये जो B3 यानी कि ये क्या बोलते हैं पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन B3 से होती है, और जो नियासिन है विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंडीशनल कंडीशनल एमोन एसिड, यानी कि कंडीशनल जो अमीनो एसिड होता है वो आर्जिनिन का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भ्रूण के इस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो कौन सा चरण होता है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो उसका नाम होता है फिट्स फिट्स या फिटस। तो फिटस जो होता है इस पोजीशन में जब वो भ्रूण पहुंच जाता है तो शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, जिसमें लोग कहते हैं लिंग परीक्षण, जिससे कोई लड़की है या लड़का यानी जेंडर की भी क्लियर हो जाता है। हालांकि जेंडर की जांच करना आप इस समय अपराध की श्रेणी में घोषित कर रखा है, तो किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके ये नहीं करवा सकते हैं, और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के लड़के से भी एक समान होते हैं। आप केवल सभी को अवसर समान दें। इस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया, जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई। तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यह चक्र जी है कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल होता है पृथ्वी के पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगला क्वेश्चन है इसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। तो क्लोरीन, जी हाँ, कहते नहीं क्लोरीन की दवा मिला दो जिससे पानी शुद्ध हो जाए। तो ये हो यानी कि क्लोरीन की दवा का इस्तेमाल, यानी क्लोरीन की टिकिया होती है उसको हम शुद्ध पानी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है भूकंप को किस रिकॉर्ड करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप का जो मापन होता है वो होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो भूकंप के विषय में एक बात और बता दें कि भारत में भूकंप के 4 जोन घोषित किए गए हैं, और 4 जोनों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले 5 जोन थे, किंतु इस समय जोन नंबर 1 को हटा दिया गया है। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ये 4 जोन बचे हुए हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका निम्न में से कौन सा भारतीय भूकंपीय जोन नहीं है। तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया गया था, तो अब अधिकतर बच्चों ने सीधा 5 लगा दिया कि भाई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5वां नहीं होगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। इस और
आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपको कोई यहाँ पे कौन शिकायत है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और इसका अगर आपको हमको पीडीएफ चाहिए इस पूरे पैटर्न का, इस पूरे सेट का, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर हमारा ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, अगले दिन हम फिर मिलेंगे किसी नए सेगमेंट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।